गुफाओं में आगे बढ़ेंगे और कल हम लोग पढ़ चुके थे इसकी स्थिति, ये है कहाँ, खोजा किसने, कब इसकी प्रतिलिपियाँ तैयार हुई और कब इनको संरक्षण दिया गया। अब आगे हम बढ़ेंगे गुफाओं का गणना क्रम, यानी इनकी गणना कैसे की गई, क्रम कैसे बनाया गया। तो अजंता की गुफाओं का गणना क्रम, यानी कैसी इनकी गणना की, कैसे कैसे ये मिली हैं, क्योंकि कोई गुफा जैसे 8वीं पहले मिल गई है, 9वीं उसके बाद मिली है, पहली पहले मिल गई है, फिर 10वीं बाद में मिली है, तो इस तरह से इनका गणना क्रम है। तो पहली चीज़ तो इनको गिना गया है पूरब से, दिशा क्या थी, तो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर इनकी गणना की गई। इनकी गणना की गई, ठीक है। जब इनकी गणना हो गई तब अन्य गुफाओं के बारे में बताया गया और गणना क्रम के बाद अब बताया गया अजंता की गुफाओं को 2 प्रकार का माना गया। गुफाओं को 2 भागों में बांटा गया। गुफाओं को 2 भागों में बांटा गया। पहला था चैत्य और दूसरी थी विहार, ठीक है, विहार। 2 भागों में बांटा गया। चैत्य का मतलब यहाँ इसलिए लिया गया, चैत्य सिर्फ इनका पूजा गृह था जिसे ये मंदिर मानते थे, तो चैत्य गुफाओं को इन्होंने बौद्ध मंदिर माना। ये बौद्ध मंदिर थे, बौद्ध मंदिर थे जहाँ ये पूजा इत्यादि कार्य करते थे, ठीक है। और विहार को इन्होंने अपने रहने का स्थान बनाया। और अगर देखा जाए तो चैत्य गुफाएं कितनी थी, तो ये देख लीजिए चैत्य गुफाओं को कितनी संख्या में माना गया, तो चैत्य गुफाएं 6 थी, यानी संख्या इनकी कितनी थी, 6 थी। 9वीं 10वीं, 9वीं 10वीं और आपकी है 19 26, 29 30। ये जो संख्या है गुफाओं की, ये 6 हैं, 9 10 19 26 29 30। ये 6 गुफाएं आपकी चैत्य मानी गई हैं, यानी ये पूजा स्थल रही होंगी। और एक बार क्वेश्चन आया है कि चैत्य गुफाओं की संख्या कितनी मानी गई है, तो 6 मानी गई है। और एक बार इनका क्रम पूछ लिया गया था, तो 9 10 19 26 और 29 30। फिर इसके बाद आते हैं विहार गुफाओं को, तो ये इनके रहने का स्थान थी, रहने का स्थान था। ऐसा इन्होंने माना कि शायद ये विहार गुफाओं में रहते थे, ठीक है। और बौद्ध भिक्षुओं का था, ये भी लिख लीजिए किनका था, सामान्य लोगों का नहीं, बौद्ध भिक्षुओं का। बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान माना गया। और इसमें कुल संख्या गुफाओं की कितनी मानी गई, तो 24 गुफाएं जो थी वो आपकी कौन सी थी, वो विहार थी, यानी सिर्फ रहने और निवास के लिए थी, ठीक है, इनका निवास स्थान था, ठीक। यहाँ ये लोग रहते थे। और इसके बाद सबसे छोटी गुफा 30वीं गुफा थी, यानी 30 संख्या में जो थी वो सबसे छोटी गुफा थी, ठीक है। आगे अब हम बढ़ते हैं इन्हीं गुफाओं के क्रम में, पहले कौन से मिली और बाद में कौन सी। ये थी कि इनकी जो है गणना हम किस दिशा में करेंगे, तो पूरब से पश्चिम की ओर करेंगे। गुफाओं को 2 भागों में बांटा, यानी कि चैत्य और विहार। चैत्य इनके पूजा का स्थल था, विहार इनके रहने का स्थल था। चैत्य गुफाओं की संख्या 6 मानी गई और विहार गुफाओं की संख्या 24 मानी गई। 6 में कौन कौन सी थी, 9 10 19 26 और 29 30। और 24 गुफाओं में ये सब गुफाएं आपकी आ जाएंगी।
और सबसे छोटी गुफा कौन मानी गई, तो 30वीं गुफा को सबसे छोटी गुफा कहा गया। अब इसके बाद इनमें गणना क्रम आगे बढ़ाते रहेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं इसमें 29वीं जो गुफा है, इसका ये जो गुफा है इसका सबसे बाद में पता चला। तो 29 नंबर की गुफा का पता सबसे बाद में पता चला, या इसकी बाद में खुदाई हुई होगी, सबसे बाद में पता चला, सबसे गलत हो गया, गुफा का पता सबसे बाद में चला। ठीक है, यानी ये गुफा सबसे बाद में मिली और ये 29वीं गुफा सबसे पहले खोदी गई थी। यानी जब गुफाओं को खोदा जा रहा था और इन्होंने माना और इसकी खोज सबसे बाद में की। ठीक है, इसके बाद है जिसका नाम, अब इसके बाद एक बात ये भी थी कि अजंता में सबसे पहले, यानी पहले, वर्तमान में नहीं, पहले कितनी गुफाएं थी, 29 गुफाएं थी। लेकिन 29 के बाद फिर एक खुदाई हुई, फिर शोध हुआ, तो उसके दौरान 30वीं गुफा की खुदाई हुई, जिसका संख्या बढ़ गई अब, यानी ये 30 हो गई। तो ये 30 गुफाएं, यानी ये जो 30वीं गुफा थी, इसका सबसे बाद में पता चला। इसलिए वर्तमान में अजंता की गुफाओं की गणना में हम बताते हैं कितनी है, तो 30 गुफाएं हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे टीजीटी कि अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 30 है। और जो ये हमें सबसे बाद में गुफा मिली है, ये 30वीं गुफा, इसका नाम क्या रखा गया है, तो 15A इसका नाम रखा गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया है कि जो 30वें नंबर की गुफा अभी मिली है उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम 15A रखा गया है। ठीक है, इसके बाद इसकी खुदाई कब तक हुई होगी, तो ये माना गया है कि 14 या 15वीं के आसपास इसका पता चला, ठीक है, अगर समय भी पूछ ले तो 14वीं से 15वीं सदी के आसपास इसकी खुदाई हुई और खोज हुई। फिर इसके जस्ट बाद 1910 ईस्वी में 1-2 कितनी गुफाएं मिल चुकी थी, तो 1, 2, 9, 10, देखते जाइए, 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 11, 16, 17, ठीक है, ये गुफाओं की संख्या है 17, और 19, 21 ये आपकी गुफाएं हैं। कौन कौन सी, 1910 के आसपास बताया गया कि 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17 और 19, 21 इनमें चित्र पाए गए, यानी ये चित्रित गुफाएं थी। ठीक है, किस संख्या में है, 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19वीं, 21वीं, ये हमारी जो संख्या मिली, इनमें बताया गया कि इन गुफाओं में चित्र हैं। ठीक है, इसके बाद एक बात और कही गई, 17वीं गुफा में सबसे ज़्यादा चित्रण है, 17वीं गुफा सबसे ज़्यादा चित्रित है, या आप ये कह सकते हैं 17वीं गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं, ये भी कह सकते हैं कि 17वीं गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र सुरक्षित मिले, यानी सुरक्षित अवस्था में, ज़्यादा टूटे फूटे नहीं है। इसके बाद अब बढ़ेंगे गुफाओं का निर्माण काल। ये तो था कि किस गुफा के बाद कितनी गुफाओं में चित्र हैं, तो 29 गुफा का पता सबसे बाद में चला है, यानी ये गुफा हमें सबसे बाद में जानकारी में आई। पहले 29 गुफाएं थीं, वर्तमान में 30 गुफाएं हैं, क्योंकि 30वीं गुफा की खोज हुई और जिसका नाम क्या है, 15A नाम से हम इस गुफा को जानते हैं, और इसकी खुदाई समथिंग, यानी इसकी जानकारी हमें 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास मिली। 1910 में बताया गया कि 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21 में चित्र प्राप्त होते हैं, और सबसे ज़्यादा चित्रित और सुरक्षित चित्र कहाँ से मिले हैं, तो गुफा संख्या 17 से मिले हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे गुफाओं का निर्माण काल, यानी अब इनका निर्माण कब, किस सदी में हुआ, अनुमान में बताया गया है। ठीक है, खुदाई के दौरान
गुफाओं का निर्माण काल, गुफाओं का निर्माण काल, यानी कौन सी गुफा का निर्माण किस समय हुआ। तो 8 से 13वीं गुफा तक की 6 गुफाएं, यानी 8 से 13वीं तक की 6 गुफाएं, 8 से 13 गिनिए कितने हुए, 6 हुए ना। 8 से 13वीं तक की गुफाएं जो हैं, 6 गुफाएं, इन्हें सबसे प्राचीन माना गया, सबसे प्राचीन माना गया। यानी कि ये कहा गया ये सबसे पहले बनी होंगी, ठीक है। इनका निर्माण समय क्या मानते हैं, तो इनका निर्माण लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व के पास हुआ होगा। दूसरी या संख्या में लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, दूसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। अब अगर आप बात करें तो 8 के बाद जितनी गुफाएं 13 तक की हैं, इनका अगर आपसे समय, अगर 9वीं 10वीं भी लिख के पूछ ले तो आप इनका समय बता सकते हैं कि इन सब गुफाओं का समय दूसरी सदी के आसपास, क्योंकि 8 से 13 तक की गणना बता रहा है, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये सब की गुफाओं का निर्माण समय लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व माना गया। और ये गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित थी, ठीक है। हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित सही लिखा, हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित थी, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, एक था हीनयान और दूसरा महायान। तो ये किस धर्म से संबंधित थी, तो ये हीनयान। ऐसा क्वेश्चन जो है 20 से ही उठाता है टीजीटी, कठिन करने के लिए आपसे पूछ लेगा 9वीं 10वीं गुफा बौद्ध के किस शाखा से संबंधित थी, तो हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा से संबंधित या हीनयान की मानी गई, ठीक है। इसके बाद है आपकी जो 13वीं गुफा है, ये सबसे प्राचीन मानी गई। यानी जो हम 13 संख्या की बात कर रहे हैं, ये सबसे प्राचीन, यानी अगर प्राचीनतम की बात करें तो 13वीं गुफा सबसे प्राचीन है, यानी ये सबसे पहले बन गई, उसके बाद सबकी शायद हुई होगी, सबसे प्राचीन मानी गई, ठीक है। 13वीं गुफा को हमने सबसे प्राचीन मान लिया, जबकि पहली और दूसरी बाद में बनी है। यानी ये पहले बन गई, 13वीं पहले बन गई, लेकिन जो संख्या में 1 और 2 है वो बाद में बनी, यानी कि वो थोड़ी सी इसके बाद के समय की है। तो जो इसकी पहली और दूसरी गुफा बनी वो किसके बाद, 13वीं के बाद बनी, है ना, इसके बाद बनी। तो जाहिर सी बात है 13वीं हमारी सबसे प्राचीन गुफा हो गई। अब फर्ग्यूसन क्या कहते हैं, एक राइटर आए, इन्होंने कहा फर्ग्यूसन, इन्होंने क्या माना, इनके अनुसार इन्होंने माना कि जो पहली गुफा बाद में बनी है वो 8, 12 और 13 के चित्र में नहीं है। यानी पहली गुफा को इन्होंने कहा पहली गुफा बाद में बनी है, यही बात इन्होंने भी कही। तो कभी कभी पूछ लेता है फर्ग्यूसन के अनुसार पहली गुफा बाद में बनी या पहले बनी, किसी के भी आगे पीछे आपसे पूछ सकता है। तो पहली गुफा को भी इन्होंने माना कि इन गुफाओं के बाद ही इसका निर्माण हुआ होगा। फिर 8 से 12 और 13 चित्र नहीं है, यानी अब चित्र की बात करेंगे, किस गुफा में कितने चित्र हैं, किसमें नहीं प्राप्त हुए, ठीक है, बनी है जरूर। अब बात करते हैं 8, 12 और 13 नंबर की जो गुफा है,
इनमें चित्र नहीं है, 13 में चित्र नहीं, यानी इन गुफाओं में चित्रण कार्य नहीं हुआ पर गुफा बनी है, तो जाहिर सी बात हो सकता है विहार हो, है ना, रहते रहे हो, नहीं बनाया। इसके बाद 9-10 में सबसे प्राचीन चित्र मिले हैं। इसके बाद जो है 9 और 10 इस गुफा में सबसे प्राचीन चित्र मिले हैं। ठीक है, यानी ये चित्रित गुफा है। कौन? 9 और 10 में चित्र मिले हैं और सबसे प्राचीन मिले हैं। पर 8 और 9 11, 8 की बात फिर कर रहे हैं। ठीक है, 8 और 9 में कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई, चित्र नहीं, मूर्तियां प्राप्त हुई। ठीक है, मूर्ति बनी रही होंगी 2, 4, 6 ऐसी, तो इनका मानना यह है कि 8, 9, 11 में मूर्तियां भी प्राप्त हुई, जबकि नवी तो चित्रित है ही है, लेकिन मूर्तियों की भी गणना यहाँ पे प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद प्राचीन गुफाएं शक सातवाहन काल में 15 से 22 तक की गुफाओं को प्राक काल का माना गया। अब बात करते हैं 15 और गुफा संख्या 22, यानी 15 से 22 तक जो ये गुफा है, 15 से 22 तक की गुफा, इनको माना गया है कि ये शक यानी प्राचीन गुफाएं हैं। पहली चीज़ तो ये मान लीजिए कि ये प्राचीन है, यानी पुरानी मानी गई हैं। और ये किसके समय की थी? समय बताया है कि ये शक सातवाहन काल की रही होंगी। किसके शासन के बनी होंगी? शक सातवाहन काल में, यानी उस समय इन शक सातवाहनों का शासन चल रहा होगा, इसलिए। फिर इसके बाद कुछ ही गुफाएं, इसी में गुफाओं को माना गया है कि कुछ गुफाएं जो हैं प्राक गुप्त काल की भी हैं। हालांकि इतना पूछता नहीं, लेकिन पढ़ना आपको सब है। ठीक है, और 2 गुफाओं को, इन्हीं में से 2 गुफाओं को, यानी 2 गुफाओं को माना कि ये जो है गुप्तोत्तर काल में बनी होंगी। किसमें? गुप्तोत्तर काल में, यानी गुप्त काल का उत्तर समय चल रहा होगा, जिसे हम कहते हैं चालुक्य काल भी, चालुक्य काल। ठीक है, इस समय तक ये गुफाएं बनी, ये इनका था निर्माण का काल और समय, यानी कब बनी और कब जानी गई। ठीक है, ये था इनका समय और कितनी गुफाओं में चित्र हैं, कितनी संख्या है, गणना किस क्रम में, किस आधार पर करेंगे, ये हमने पढ़ा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इनके चित्रों का विभाजन, यानी कैसे विभाजित किया गया है। तो वाचस्पति गैरुला थे, वाचस्पति गैरुला। ठीक है, ये विद्वान थे। इन्होंने अपनी पुस्तक, यानी इनकी पुस्तक है, अपनी पुस्तक का नाम है भारतीय चित्रकला। अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला भारतीय चित्रकला में अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा। अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा। ठीक है, 3 भाग कर दिए। वो 3 भाग कौन थे? यानी 3 श्रेणियां थी। तो पहली श्रेणी के बारे में जानते हैं। प्रथम श्रेणी आपकी क्या है? इसे नाम दे दिया अलंकारिक, यानी अलंकारिक। और इस अलंकारिकता के अंतर्गत इन्होंने कहा कि इसमें आलेखन दृश्य बने, यानी आलेखन दृश्य बने। ऐसे ही दृश्य प्राप्त होते हैं। श्रेणी में बांट दिया कि ऐसी ऐसी श्रेणी में दृश्य प्राप्त हो, क्योंकि आलेखन में मिलता है। जैसे मुकुट बने हैं तो उसमें फूल पत्ती और ये सब बनना,
है ना, भुजाओं में पहनाना, ये सब क्या है, अलंकारिकता ही है। तो इन्होंने कहा कि आलेखन दृश्य प्राप्त हुए जिसके अंतर्गत फूल पत्ती है ना, फूल पत्ती, पुष्प, बेल, कमल दल, पुष्प, बेल, कमल दल, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने लताएं, वृक्ष, पशु पक्षी, ठीक है, पशु पक्षी का भी प्रयोग किया, और राक्षस, किन्नर, राक्षस क्या था, हाँ राक्षस सही लिखा था, राक्षस, किन्नर, नाग, है ना, नाग, गरुण, यक्ष, गंधर्व, गरुण, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं आदि का प्रयोग किया। यानी कि इन्होंने अपने प्रथम स्तर पर अलंकारिक माना है, और वाचस्पति गरोला के अनुसार, और इन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में इसका वर्णन किया है, फूल, पत्ती, पुष्प, बेल, बूटा आदि इन सब चीज़ों का प्रयोग करके ये लोग आलेखन करते थे। इसके बाद है इसकी द्वितीय श्रेणी। तो द्वितीय श्रेणी में क्या था, द्वितीय श्रेणी को पढ़ेंगे। इस श्रेणी में इन्होंने क्या कहा, इस श्रेणी को इन्होंने वैदिक कहा, ठीक है, वैदिक का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? वैदिक यानी बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप, भेद होते हैं ना, स्वरूप यानी रूप के, तो बुद्ध के दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप का वर्णन, है ना, यानी उनके दोनों रूप का दर्शन बनाए, यानी उससे चित्र संबंधित बनाए, कहीं प्रवचन दे रहे, कभी ध्यान मुद्रा में है, तो ये उनके क्या है, रूप है, जिसमें उन्होंने पद्मपाणि, आप पढ़ेंगे आगे भी, पद्मपाणि, है ना, वज्रपाणि, ठीक है, पद्मपाणि, वज्रपाणि, बोधिसत्व, है ना, क्या होता है, अवलोकेतेश्वर, हाँ, है ना, इन सब चीज़ों का, इन सब रूपों का वर्णन हुआ है। 2 मात्राएं हो जाएंगी संधि होने के कारण, ठीक है। तो ये इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात की गई है, यानी उनकी कथाएं हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की, जातक यानी मृत्यु तक का वर्णन है, ऐसा जानिए, ठीक है। इसके बाद है तृतीय श्रेणी, यानी तृतीय श्रेणी में क्या बताया है कि कैसे कैसे चित्र प्राप्त हुए हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में, किसकी पुस्तक में, वाचस्पति गैरोला की, और पुस्तक का नाम क्या था, भारतीय चित्रकला का इतिहास, ठीक है। इतिहास क्या, भारतीय चित्रकला मानिए, केवल यही नाम है। तृतीय श्रेणी क्या है, तृतीय श्रेणी, इस श्रेणी में जातक कथाओं को रखा है। जातक कथाएं क्या है, कोई बताएगा? जातक कथाएं हैं कि बुद्ध के जन्म से लेकर, यानी उनकी जीवन की कथाएं, उनकी कहानियों को वर्णन को ही हम लोग जातक कथा कहते हैं। इसमें भगवान बुद्ध के, इसमें भगवान बुद्ध के, यानी जो भगवान बुद्ध हैं उनके जीवन से संबंधित, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित
से संबंधित, जीवन से संबंधित सर्वविदित घटनाओं का, यानी उनके जीवन में जो जो घटनाएं हुई, सर्वविदित घटनाओं का वर्णन, यानी उनकी जो घटनाएं हैं जीवन की, उनका दृश्य बनाया गया है। इसके अंतर्गत जैसे शिवी जातक, न शिवी जातक, श्याम जातक, छदन जातक, छदन जातक आदि घटनाओं का वर्णन है ना, आदि घटनाओं का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पे जो अजंता में दृश्य बने हैं, जैसे बुद्ध का गृह त्याग है ना, बुद्ध ने घर जब त्याग किया तो कैसी चीजें रहीं, तो उसी दृश्य को बना दिया। बुद्ध को भिक्षा मांगते हुए, क्योंकि गृह त्याग कर रहे हैं तो भिक्षा भी लेते हुए दिखाया गया, तो ऐसे दृश्य बने। तो ये उनकी जीवन की सभी घटनाओं के आधार पर चीजें बनी हुई हैं और जातक कथाओं का वर्णन हुआ। ये थी आपकी 3 श्रेणियां, किसकी? चित्रों की। कि चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वाचस्पति गैरोला के अनुसार, ठीक है, उनकी पुस्तक भारतीय चित्रकला। अब बात करते हैं अजंता के भित्ति चित्रों की रंग योजना कैसी थी, है ना। अजंता के भित्ति चित्रों की रंग योजना, यानी यहाँ रंग कैसे प्रयोग किए गए और उनके प्रयोग का क्या आधार था। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनकी जो है भित्ति चित्रों में प्रायः खनिज रंगों का प्रयोग किया। कैसी योजना थी? भित्ति चित्रों पर, भित्ति माने आप जानते ही, बता चुके हैं, गुफाएं, है ना, गुफा में बने हुए, दीवारों में बने हुए चित्र। तो भित्ति चित्रों में प्रायः खनिज रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है, भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ, ठीक है, जिसमें कि चूने की क्षारीय प्रभाव नष्ट ना हो, क्योंकि चूने का प्रयोग करते थे प्लास्टर में, मतलब उसको सफ़ेद धरातल बनाकर फिर उसमें रंग कार्य करते थे। इसीलिए कहा कि जिससे चूने का क्षारीय प्रभाव ना पड़े, है ना, ना पड़े। उस समय देखिए, अगर समय के हिसाब से जाएंगे तो आप यही समझ लीजिए कि उस समय कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो कलर बनाती थी। उस समय जो प्रकृति से प्राप्त होता था उन्हीं कलरों का प्रयोग वो करते थे। ठीक है, तो खनिज रंगों का प्रयोग अजंता में मिला है और ज़्यादातर मिट्टी के रंगों का प्रयोग किया गया है। ज़्यादातर मिट्टी के रंगों का प्रयोग किया गया है। मिट्टी का तात्पर्य यहाँ ये है कि हल्के भद्दे टाइप से, धुंधले टाइप के रंग, आजकल जो चटक लाल और जैसे हम लोग पहन रहे हैं ऐसे नहीं होते थे। ठीक है, कि जैसे लगता था ना कि जैसे अब गेरू यूज़ करिए, गेरू के लिए, ये लाल रंग के लिए गेरू का प्रयोग करते थे, तो क्या उस समय वो गेरू रंग एकदम लाल थोड़ी माना, लेकिन है तो वो लाल का ही स्वरूप, इसलिए उसे लाल रंग कहा गया। ठीक है, फिर ज़्यादातर इन्होंने रंग क्या क्या प्रयोग किए, तो रंग में सफ़ेद, ठीक है, काला, पीला, लाल, ठीक है, सफ़ेद, काला, पीला, लाल, हरा, नीला, ठीक है, इन रंगों का, और भूरे रंग का भी प्रयोग मिलता है, भूरा रंग, इसका इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, अब कौन सा रंग कैसे बनाते थे, कहाँ से मिलता था, और सफ़ेद के लिए ये ज़्यादातर चूना और खड़िए का ही प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो और कौन सा रंग कैसे मिला है तो जानते हैं। सफ़ेद रंग जैसे, तो ये सफ़ेद रंग कैसे प्राप्त करते थे, तो चूना और खड़िए का प्रयोग करते थे।
भाई आप ये भी तो जानिए कि इनको मिलता कैसे था जो ये खनिज रंग बनाते थे, है ना। खनिज का मतलब होता है प्रकृति से प्राप्त रंग, ठीक। लोग खनिज का थोड़ा सा अर्थ अलग लगाते हैं, लेकिन खनिज का अर्थ है यहाँ प्रकृति से प्राप्त रंग, ठीक है। और हरा रंग का कैसे प्रयोग होता था, हरा कैसे प्राप्त करते थे? तो हरा रंग जो है ये विशेष प्रकार के पत्थर, यानी इनके पास उस समय विशेष प्रकार के पत्थर, जिसे क्या कहते थे, टेरावर्ट नाम का था। इस पत्थर से ये हरा रंग प्राप्त करते थे, इससे हरा रंग बनता था, ठीक है। हरा रंग प्राप्त करते थे। कैसा हरा रहता था? बहुत खिलता हुआ नहीं, गंदा हरा, या जिसे आप कह सकते हैं मटमैला हरा, है ना। हल्का सा जैसे लगा हो कि उसमें मिट्टी मिली हो, चटक एकदम हरा रंग नहीं होता था, ठीक है। तो हरा रंग कैसे प्राप्त करते थे? टेरावट से। अब इसके बाद बात करेंगे नीला रंग। तो नीला रंग कहाँ से प्राप्त होता था? तो नीला रंग के लिए ये जो है नीला रंग लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली से बनाया जाता था, अब ये लेपिस लाजुली आप कल सर्च करके लाएंगे, ठीक, कैसे बनाते थे। इसके बाद पीला रंग, इसको मिटा दें, ठीक। पीला रंग, जो है ये प्योड़ी से प्राप्त करते थे। प्योड़ी एक तरह की मिट्टी, ठीक है। पीला रंग किससे प्राप्त होता था? प्योड़ी से बनाया जाता था। और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये सखिया से बनाया जाता था। सखिया से बनाया जाता था। ये हालांकि मिट्टी सखिया से बनाया जाता था, ठीक है। प्योड़ी भी मिट्टी ही है, पीली मिट्टी जिसे आप लोग कहते हो, वही प्योड़ी है। पीली मिट्टी होती है ना, कहते फेस में लगा लो, तो वही इसी तरह से प्राप्त की जाती थी, ठीक है। इसके बाद है पीला के बाद है लाल रंग। लाल कैसे प्राप्त कर देते? तो हिरौंजी या गेरू से बनाया जाता है। हिरौंजी को एक दिन हमने बताया है ना, हिरौंजी पौधा होता, उससे हिरौंजी और गेरू का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये लाल रंग का था। इसके बाद कहीं कहीं पर भूरे रंग का अधिक प्रयोग मिला है, ये भी याद रखिएगा, भूरे रंग का प्रयोग मिला है। अब भूरा आप जान सकते हैं, दो कलर मिल जाए तो भूरा बन जाता है, यानी मटमैला टाइप का भूरा यूज़ किया गया है। इसके बाद जो नीला रंग था, इसके लिए एक बात कही गई है कि शायद नीला रंग जो है फारस यानी उत्तरी अफगानिस्तान, फारस या उत्तरी अफगानिस्तान से खरीदा जाता था, यानी आयात किया जाता था, निर्यात नहीं, ठीक। आयात का मतलब खरीदते थे, आयात किया जाता था। अफगानिस्तान के कहाँ से? ऐसे लिखिए, अफगानिस्तान के सिटी भी लिख लीजिए, बदख्शा से आयात किया जाता था, यानी खरीदा जाता था। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि नीला रंग कहाँ से आयात किया जाता था, तो अफगानिस्तान के बदख्शा से प्राप्त किया गया है, ये कलर खरीदा है हम लोगों ने। इसका प्रयोग कब हुआ सर्वप्रथम? अगर प्रयोग माने तो प्रयोग बताते हैं कि 16वीं या
17वीं सदी में किया गया है, ये अनुमान है। ठीक है, अब बात करते हैं विधि, यानी अजंता के चित्र जो अभी तक हम लोगों ने रंगों के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि वो रंग कौन से प्रयोग करते थे। अब चित्रों में रंग का जो प्रयोग करते थे उसकी विधि क्या थी, है ना। यानी आप लिख सकते हैं चित्रण विधि, यानी किस विधि से चित्रकार करते थे, यानी रंग भरते थे। तो अजंता के भित्ति चित्रों में, अजंता के भित्ति चित्रों में दोनों विधियों का प्रयोग है, यानी 2 विधियों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी? टेम्परा, सीधे लिख लीजिए ऐसे, 2 विधियों का प्रयोग है। या प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी? टेम्परा और दूसरी है आपकी फ्रेस्को, ऐसे लिख लीजिए। पहली टेम्परा है, दूसरी क्या है? फ्रेस्को। कंफ्यूजन ना हो, एक ही ना समझ लीजिए। तो 2 विधियां थी, टेम्परा और फ्रेस्को। अब ये धरातल कैसे तैयार करते थे चित्र का? धरातल तैयार करने के लिए ये लोग क्या करते थे? उसको खुदरा करते थे। खुदरा करने के बाद प्लास्टर की परत चढ़ाते थे, प्लास्टर की परत चढ़ाते थे। समथिंग 1.5 इंच मानी गई है, ठीक है, 1.5 इंच के आसपास, ठीक, 1.5 इंच के आसपास ये चढ़ाते थे परत। और ये परत कैसे बनाते थे? तो ये परत बनाने के लिए चूने का प्रयोग, चूना, है ना, सीधे लिखिए, खड़िया चूना, ऐसे लिखिए। सफ़ेद बनाते थे, खड़िया चूना, ठीक है, खड़िया चूना, गोबर भूसी, अंडे का भी प्रयोग करते थे, अंडे का, है ना, का प्रयोग। और इनको क्या करते थे? अलसी के तेल में भिगोया रहता था। और भिगोकर एक मतलब थोड़ा सा सड़ाते थे। जब ये फूल जाता था फिर इसको मसल के इसका एक लेप बनाते थे और उसी लेप को ये लगाते थे, उसके बाद रंग भरते थे। ये इनके धरातल तैयार करने की विधि थी। अब आगे जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा गुफाओं में चित्र, है ना, यानी किस गुफा में कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है और उस चित्र की कहानी क्या है, ठीक है। और अजंता सबसे बड़ी गुफा है, हो सकता है अभी 2 दिन लग जाए अजंता ख़त्म होने, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।